अच्छा पार्टी में बहुत सारे लोगों को दरकिनार भी किया जा रहा है। जैसे बड़े-बड़े चेहरे हैं उनको छोटे-छोटे पद दे करके उसे जो है सो कहीं न कहीं रास्ता से थोड़ा साइड करने का प्रयास किया जा रहा है। इन सब चीज़ों को कैसे देखते हैं सर ऐसा आप? कुछ नहीं है। जो पुराने कार्यकर्ता हैं, जो बड़े चेहरे हैं, वो पार्टी की पहचान है, उनकी जो मेहनत है वो बेकार नहीं जाएगी और उन वो जिन सूचियों में शामिल किए किए गए हैं, वो सूची अभी प्रकाशित हुई नहीं है। वो सूची आ रही है और उनको बड़ा ओहदा, बड़ा पद उनके कद के अनुसार दिया जा रहा है। पार्टी बहुत महत्वपूर्ण मानती है ऐसे कार्यकर्ताओं को, उनको दरकिनार नहीं किया जा सकता है। पार्टी ने भी दरकिनार नहीं किया है। 1-2 सेनापति आपके सेनापति जैसे सीट से लड़ने का प्रयास करना चाहते हैं, शिरकत करना चाहते हैं चुनाव में। बाकायदा आप लोगों को वहाँ से क्या लगता है आप लोग निकल पाएँगे क्या? देखिए, गिरिडीह का जहाँ तक सवाल है, गिरिडीह में आपको पता है कि समीकरण हम लोग के फ़ेवर में है। हालाँकि वहाँ भी दोनों ही वितरित कैंडिडेट होंगे, इस बार हमको पता है और इसके बावजूद जिस ढंग का झारखंडी जनमानस के अंदर झारखंडी भावनाओं को जिस ढंग से टाइगर जयराम महतो ने उभारा है और झारखंडियत की बात उनको समझाई है, एक का भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में होना और एक के कांग्रेस के गठबंधन में होना, ये दोनों कोई ख़ास असर नहीं डालेंगे। इस बार झारखंड और झारखंडियत की बात होगी। अभी हमारे साथ जेबीकेएसएस के प्रवक्ता विजय सिंह जी हैं, केंद्रीय प्रवक्ता हैं। सबसे पहले सर स्वागत है आपका। धन्यवाद राहुल भाई और आपके दर्शकों को मेरा जोहार। आप लोग आज की सभा जो रहा वो बहुत ही बेहद मतलब एक तरह से कह सकते हैं भीड़ का जो है सो जनसैलाब होता है हर सभा में। लेकिन कैसे देखते हैं इस सभाओं के बावजूद आप लोग जिस तरह से अनाउंस कर रहे हैं कि गिरिडीह से महामंत्री स्वयं उतरेंगे, सेनापति से स्वयं उतरेंगे और अन्य तमाम जो उनके दल के लोग हैं वो उनको उतारने की बात कह रहे हैं और वहाँ से उनके विपक्ष में बड़े-बड़े चेहरे को लॉन्च किया जा रहा है, उतारा जा रहा है फील्ड में। इन सब चीज़ों को कैसे देखते हैं सर? देखिए, सबसे पहली बात कि आपको पता है कि सेनापति खुद गिरिडीह से लड़ेंगे और बाद बाकी जो 4-5 सीटें और तय की गई हैं, उनमें भी जो हमारे प्रखर वक्ता हैं और जो दिग्गज नेता हैं, वो लड़ेंगे चुनाव लोकसभा का। और राहुल भाई, आप हज़ारीबाग की आज की सभा का जो ज़िक्र कर रहे हैं, इस सभा को आप चुनावी सभा मान सकते हैं क्योंकि जो इनपुट हम लोगों के पास है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने संकेत दिया है, बहुत सारे जिलाधिकारियों को सूचना भेजी है कि शायद टेंटेटिव डेट जो होगा लोकसभा के पहले चरण के चुनाव का, वो शायद 16 अप्रैल के आसपास है। तो उसी डेट को हम लोग भी मान रहे हैं और उसी डेट को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने भी चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है और हम लोग कुल मिलाकर के हज़ारीबाग से आप एक तरह से मानिए कि हम लोगों ने चुनावी बिगुल फूँका है और लोकसभा की जो तैयारी है, पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं और जो नेता हैं, वो सब अब लग गए हैं लोकसभा के अच्छा, चुनाव में। लोगों का सवाल है, जनता जो आपके विपक्ष में है, जो पार्टी विपक्ष में है, उनका सवाल है। वो लोग कहते हैं कि ये लोग 50,000, 20,000, 10,000 में सिमट जाएँगे। कैसे देखते हैं इन सब चीज़ों को? बाकायदा आप लोग के पास ना पूंजीपति है किसी तरह का चुनाव लड़ने का, ₹10 नोट और फिर वोट भी माँग रहे हैं। ये फ़ॉर्मूला सेट हो पाएगा आप लोगों के लिए? देखिए, क्राउड फंडिंग जो होता है, वो एक बहुत बड़ी ताकत है। अगर आप अंदाज़ा लगाइए कि भारत की जो जनसँख्या है या झारखंड की जो जनसँख्या है, नेशनल कॉन्टेस्ट पे मैं नहीं जा रहा हूँ, स्टेट कॉन्टेस्ट पे ही मैं बात कर रहा हूँ कि जो 3.5 करोड़ की जनसँख्या है, आप अगर 10 रुपया भी अगर लेते हैं, तब सोचिए कि ये कितना हो गया। एक, दूसरा कि सबसे बड़ी बात ये है कि अगर एक उभार हम लोगों ने जिस ढंग से भावनाओं को दिया है, झारखंडी भावनाओं को दिया है, हमको लगता है कि झारखंड के लोग अब कन्विंस हैं कि झारखंड की माटी से नेता उभरना चाहिए, नेतृत्व उभरना चाहिए। हम लोगों ने ₹10 सिर्फ आशीर्वाद के लिए मांगा है। अगर जो पार्टियां खर्च करती हैं पैसा वोट के कलेक्शन को लेकर के, वोट मैनेज करती है, 500 हज़ार रुपया हर एक एक व्यक्ति पे खर्च करती है। आपको पता है कि जिस ढंग से झारखंड में लोगों की भावनाओं का उभार हुआ है और जिस ढंग से टाइगर जयराम महतो के विचारों पर लोग एकत्रित होते हैं सभाओं में, हमको नहीं लग रहा है कि बहुत ज़्यादा धन खर्च करने की ज़रूरत है। और बहुत सारा पैसा बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी के जो नेता हैं, वो बूथ मैनेज करने के लिए देते हैं, कार्यकर्ताओं को देते हैं बूथ में बैठने के लिए। जेबीकेएसएस के पास कार्यकर्ताओं की ऐसी फ़ौज है कि वो बिना खाए-पिए आराम से बूथों पर डटे रहेगी। जो चुनाव आयोग का जो समय है, उस समय तक शाम के 5 बजे तक बूथों पे डटे रहेंगे जेबीकेएसएस के कार्यकर्ता और आराम से वोटिंग कराएँगे। अच्छा बहुत ज़्यादा खर्च जेबीकेएसएस को नहीं है। अच्छा, केंद्र के चौकीदार कहते हैं कि राम-राम के इस मतलब दौर में शायद जो उनके भक्त हैं जैसे बीजेपी के हम डायरेक्टली बात से आपको बोलते हैं कि बीजेपी के जो भक्त हैं कहते हैं कि राम-राम के इस दौर में जयराम का कोई ठिकाना नहीं है और ना ही वो आ पाएगा। इन सब चीज़ों को कैसे देखते हैं? और बाकायदा इस बार अन्य तमाम पार्टियों को गली-गली तक प्रचार करने की आवश्यकता नहीं है। जिस तरह से आप देखे होंगे राम का जो झंडा गली-गली में गूंजा है, उस दौर में जयराम का कैसे डंका बजेगा सर? सबसे पहली बात कि आप जिस राम नाम की बात कर रहे हैं,
हम लोग भी स्वागत करते हैं जिस ढंग से अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ, उद्घाटन हुआ, भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई है। हम लोग अपनी पार्टी के तरफ से औपचारिक रूप से जो सनातन धर्मावलंबी हैं उनको बधाई देते हैं, उनको शुभकामनाएं देते हैं। रही बात, हम लोग का ऑब्जेक्शन भी एक बात को लेकर के है कि भारतीय जनता पार्टी जिस ढंग से इस तरह के धार्मिक मुद्दों का राजनीतिकरण करती है, मार्केटिंग करती है, वो घर घर कलश यात्रा, वो घर घर वो अक्षत बांटना, ये सब मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का मार्केटिंग है। और उसी राम को नहीं बेचना चाहिए था। राम राहुल भाई आपके भी हैं, हमारे भी हैं। राम की मार्केटिंग पे हमें आपत्ति है, हमें ऐतराज है। जेबी केसेस के एक सिपाही होने के नाते, और जिस राम की आप बात कर रहे हैं, जिस राम के पूजा अर्चना की बात कर रहे हैं, वही रास्ते पे, वही पथ पे जयराम को भी सपोर्ट किया गया है झारखंड धाम में पूजा। कहीं ये कार्ड खेलने का प्रयास तो नहीं किया गया आप लोग? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो दिन ऐसा था कि हर लोग मंदिर जा रहे थे और सब कुछ जो हिंदू धर्मावलंबी हैं वो ये मान करके चलते हैं कि भगवान राम का जो प्राण प्रतिष्ठा का जो दिन था वो छोटा दिन नहीं था, बड़ा दिन था। इसलिए हम लोगों ने भी सनातनियों को बधाई दी है, उनको शुभकामनाएं दी हैं। और हमारी जो पार्टी है वो राम मंदिर का स्वागत करती है, रामलला का स्वागत करती है, लेकिन रामलला के द्वारा भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिकरण का हम लोग विरोध करते हैं। अच्छा, अभी तक केंद्रीय प्रवक्ता होने के नाते, एक सिपाही होने के नाते, आप लोगों को किन किन पार्टी से अगर यदि बताया जाए तो ऑफर मिला है आप लोगों को? दोनों ही गठबंधन से ऑफर है और ये ऑफर अध्यक्ष के स्तर पर था जिसे रिजेक्ट कर दिया गया है। अच्छा, दोनों ही तरफ से ऑफर था लेकिन बात बनी नहीं है। और अभी जो स्टेटस है, हम लोग एकला चलो के राह पर होंगे, झारखंडी लोगों के साथ होंगे। गठबंधन जो हमारा होगा वो झारखंड की जनता के साथ होगा। इसलिए हम लोग ये मानकर चलते हैं कि पार्टियों के साथ गठबंधन फिलहाल इसकी कोई आसार नहीं है। और हालांकि राजनीति में संभावनाएं बनी रहती हैं, संभावनाओं पे ऐसा नहीं है कि हम लोग कोई इफन बट करेंगे। जैसा समय आएगा उस हिसाब से हम लोग करेंगे। फिलहाल हम लोग झारखंड की जनता के साथ हैं और हम लोग ये मान करके चल रहे हैं कि झारखंड की जनता के साथ अगर हम लोग का गठबंधन अगर है तो किसी और गठबंधन में जाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, मतलब जो सेनापति, आपके सेनापति जिस सीट से लड़ने का प्रयास करना चाहते हैं, शिरकत करना चाहते हैं चुनाव में, बाकायदा आप लोगों को वहां से क्या लगता है, आप लोग निकल पाएंगे क्या? देखिए, गिरिडीह का जहाँ तक सवाल है, गिरिडीह में आपको पता है कि समीकरण हम लोग के फेवर में है। हालांकि वहाँ भी दोनों ही भीतरी कैंडिडेट होंगे, इस बार हमको पता है। और इसके बावजूद जिस ढंग का झारखंडी जनमानस के अंदर झारखंडी भावनाओं को जिस ढंग से टाइगर जयराम महतो ने उभारा है और झारखंडियत की बात उनको समझाई है, एक का भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में होना और एक के कांग्रेस के गठबंधन में होना, ये दोनों कोई खास असर नहीं डालेंगे। इस बार झारखंड और झारखंडियत की बात होगी और बाहरी जनता पार्टी का उम्मीदवार या इंडिया का उम्मीदवार गिरिडीह में टिकने वाला नहीं है। और आपको पता है कि टाइगर जयराम महतो का आह्वान है, रिजवान क्रांतिकारी अभी पहुंचे हुए हैं, कुछ और चेहरे पार्टी में आ रहे हैं और पार्टी के अपने जो कार्यकर्ता है, पुराने कार्यकर्ता, वो पार्टी के रीढ़ हैं, सब मिलकर के गिरिडीह सीट निकालेंगे। अच्छा, कोई बड़ा चेहरा आने का आशंका है क्या आपके पार्टी में? देखिए, जब तक कुछ हो नहीं जाता तब तक मीडिया में हम लोग इस चीज़ को ब्रीफ नहीं कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ तो साफ है कि कुछ लोग हैं संपर्क में और उच्च स्तरीय लेवल पे बातचीत चल रही है। बहुत जल्द बहुत सारे चेहरे हैं जो कि पार्टी में नजर आएंगे। जैसे रिजवान जी की हम लोग बात कर रहे थे, जो आप देख रहे हैं कि वो पार्टी में है, लेकिन पिछले 2 महीने से प्रयास हो रही थी उनको लेकर के और हम लोगों ने कभी संकेत नहीं दिया कि रिजवान आ रहे हैं, लेकिन परिणाम आपके सामने है, रिजवान आज पार्टी में है। इसी तरह से बहुत सारे लोग हैं जो संपर्क में है। बात जब बन जाएगी तो फिर आपके सामने होंगे। अच्छा, पार्टी में बहुत सारे लोगों को दरकिनार भी किया जा रहा है। जैसे बड़े बड़े चेहरे हैं उनको छोटे छोटे पद दे करके उसे जो है सो कहीं ना कहीं रास्ता से थोड़ा साइड करने का प्रयास किया जा रहा है। इन सब चीजों को कैसे देखते हैं? ऐसा कुछ नहीं है। जो पुराने कार्यकर्ता हैं, जो बड़े चेहरे हैं, वो पार्टी की पहचान है। उनकी जो मेहनत है वो बेकार नहीं जाएगी। और वो जिन सूचियों में शामिल किए गए हैं वो सूची अभी प्रकाशित हुई नहीं है, वो सूची आ रही है और उनको बड़ा ओहदा, बड़ा पद उनके कद के अनुसार दिया जा रहा है। पार्टी बहुत महत्वपूर्ण मानती है ऐसे कार्यकर्ताओं को, उनको दरकिनार नहीं किया जा सकता है। पार्टी ने भी दरकिनार नहीं किया है। 1-2 दिन इंतजार कीजिए और सूची आ रही है और लोगों को बड़ी जिम्मेवारी दी जाएगी। चलिए, बहुत धन्यवाद सभी प्रश्नों का उत्तर देने के लिए सर। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी आप क्या सोचते हैं केंद्रीय प्रवक्ता जेबी केसेस के विजय सिंह के इस वक्तव्य को लेकर, इस कथन को लेकर के? अपनी प्रतिक्रिया और सुझाव हमें जरूर भेजें। नमस्कार, जय हिंद।